नमस्कार दोस्तों, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का भविष्य उज्जवल हो और निरंतर आप कर्मशील और मेहनत करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी का स्वागत है वनडे मिशन यूट्यूब चैनल में। भारतीय इतिहास की हमने श्रृंखला प्रारंभ की थी, जिसमें से और इतिहास तक हमने कवर कर चुके हैं। आप विभिन्न पिछली क्लासों के माध्यम से उसको देख सकते हैं। मौर्य प्रशासन हमारी आखिरी क्लास थी। हमारी जो आज की क्लास रहेगी वह रहेगी मौर्योत्तर काल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ जानकारियां। तो मौर्योत्तर काल में हमको दो प्रकार के राज्य देखने को मिलेंगे। एक तो रहेंगे देशी राज्य। देशी राज्य अर्थात ऐसे राज्य जिनका जो मूलतः उत्पत्ति हुई है वो भारतीय देश जो भौगोलिक सीमा है उस पर हुई है। और कुछ हम बात करेंगे विदेशी राज्यों के बारे में। विदेशी राज्य अर्थात जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उससे अदर जो दूसरी जगह से आए हुए राज्य हैं जिन्होंने भारत में अपना शासन या सत्ता स्थापित की है, उससे संबंधित इस प्रकार के दो राज्य देखेंगे। तो आइए हम देशी राज्यों में सबसे प्रथम देखेंगे शुंग के बारे में, क्योंकि मौर्यों के बाद शुंग की सत्ता स्थापित होती है। शुंग के बाद हम देखेंगे गण के बारे में, और इसी प्रकार सातवाहन, वाकाटक और चेदी वंश। चेदी वंश में केवल हम खारवेल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और विदेशियों का जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे ये जो विदेशी हैं यवन, पहलव, शक और कुषाण, इनसे संबंधित जानकारी देखेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं शुंग वंश के बारे में। तो शुंग वंश के बारे में सर्वप्रथम जो पहली जानकारी जानने की आवश्यकता है तो इनकी बात करते हैं कि इनकी मूल या इनकी जो उत्पत्ति हुई है या इनका जो मूल निवास है वह कहाँ था, तो वो था उज्जैन में। और उज्जैन कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित एक जिला है जहाँ का महाकालेश्वर मंदिर अभी बहुत चर्चित बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं और पुष्यमित्र शुंग के बारे में। शुंग वंश के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये जो भारतीय इतिहास का प्रथम ब्राह्मण वंश माना जाता है। और अब देखते हैं इससे संबंधित जो तथ्य है महत्वपूर्ण। संस्थापक, तो पुष्यमित्र शुंग जो है इस वंश का संस्थापक था। जैसे प्रत्येक वंश का एक संस्थापक होता है उसी प्रकार यह संस्थापक था। और हमने जो कि इससे पूर्व क्लास में बात की थी, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक। इसकी हत्या कर दी थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और इसकी हत्या करके मौर्य वंश को आपदस्थ कर और शुंग वंश की इसने नींव डाली थी। तो इस प्रकार हम जान लेते हैं कि बृहद्रथ अंतिम वंश मौर्य वंश का अंतिम शासक था और पुष्यमित्र शुंग वंश का प्रथम शासक था। बात कर लेते हैं इसकी राजधानी की। तो इसकी जो राजधानी थी वो विदिशा थी। और अन्य तथ्य देख लेते हैं कि जैसे इनके दरबार में पाणिनि नाम के विद्वान रहते थे जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक किताब की रचना की है। और हमने जैसे विभिन्न स्मृतियां पढ़ी हुई हैं, तो इनमें से जो महत्वपूर्ण स्मृति है वो है मनु स्मृति। और मनु स्मृति की रचना शुंग काल में हुई है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनु स्मृति की रचना किस काल में हुई है, तो शुंग काल में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब कुछ निर्माण कार्य भी करवाए गए हैं पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, वो देख लेते हैं। जैसे कि भारत स्तूप का निर्माण करवाया है इसने। और भारत स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप माना जाता है, भारत के जो प्रमुख स्तूप हैं। और भारत स्तूप की अवस्थिति की बात कर लेते हैं तो यह सतना मध्य प्रदेश में इसकी अवस्थिति है। इसी प्रकार सांची के स्तूप की बेदका भी इसने बनवाई थी। यह कहाँ है? यह रायसेन मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अब बेदका क्या होता है? बेदका होता है कि जैसे हम देखते हैं कि एक स्तूप ऐसे अंडाकार स्तूप होता है और इसके चारों तरफ जो रेलिंग प्रकार की बनाई जाती है, प्रदक्षिणा पथ जिसको हम मंदिरों में बोलते हैं, उसी प्रकार की ये जो रेलिंग है तो इसका निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। और ऐसे स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक के द्वारा। तो उसमें जो रेलिंग बनाई है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि सांची की स्तूप की रेलिंग किसने बनवाई या बेदका किसने बनवाई, तो आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो इसका उत्तर होगा सम्राट अशोक के द्वारा। और इनने जो एक महत्वपूर्ण यज्ञ करवाए थे अश्वमेध यज्ञ जो करवाए किसने थे? पतंजलि ने। और ये 2 बार हुए। अश्वमेध यज्ञ क्या है, तो उसकी जानकारी हमको रामायण में मिलती है। जैसे राम जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है, तो अश्व छोड़ा जाता है, जहां जहां वो अश्व जाता है वह राज्य उनका माना जाता है। तो लव कुश के द्वारा वो अश्व पकड़ लिया जाता है। इससे संबंधित कथा हमने जो रामायण में देखी है। तो इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग से लगभग सभी फैक्ट अपने हो गए हैं। पुष्यमित्र शुंग के बाद इनका जो उत्तराधिकारी होता है अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में ज्यादा नहीं जानना है। अग्निमित्र के बारे में केवल एक फैक्ट जानना है कि मालविका अग्निमित्रम ये कालिदास द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसमें से मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं भागभद्र की। भागभद्र जो है इस वंश का 9वां शासक है। और भी शासक हुए हैं, उनको जानने की आवश्यकता नहीं है, यह 9वां शासक है। इसके बारे में एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो है जानना है। तक्षशिला का एक यूनानी शासक था एंटियालकिड्स। तो एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत को भेजा था जिसका नाम था हेलियोडोरस था राजदूत का नाम। और इसने विदिशा में आके
भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। भागवत धर्म अर्थात वैष्णव धर्म जिसको हम कहते हैं, तो उसने वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया था। और बेसनगर किसका नाम है? विदिशा का। तो विदिशा का जो नाम है पुराना बेसनगर है, उसमें इसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, गरुड़ स्तंभ ये विशेष बिंदु है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद और भी प्रमुख शासक हुए हैं, और जो अंतिम शासक है देवभूति। तो देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। फिर इसके बाद जो आएगा कर्ण वंश। तो कर्ण वंश का जो संस्थापक होगा वह इसकी हत्या करके अगले वंश कर्ण वंश की स्थापना करेगा। तो आइए अब देखते हैं हम कर्ण वंश के बारे में। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति। तो देवभूति की हत्या किसने कर दी थी? वासुदेव ने। और वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना जो की थी, तो यह क्या हो गया? इस वंश का संस्थापक हो गया। अब बात करते हैं कर्ण वंश के एक और शासक के बारे में, सुशर्मा। सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था। कर्ण वंश के बारे में केवल इतना ही जानना है, बहुत सारी चीजें जानने की आवश्यकता नहीं है कि इसका जो संस्थापक कौन था और इसका अंतिम शासक कौन था। तो इसका जो संस्थापक था वो वासुदेव था और आखिरी शासक सुशर्मा था। और सुशर्मा की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है? सातवाहन शासक वासुदेव के द्वारा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बार जो हत्या का क्रम है लगातार चलता जाता है। जैसे ही शासक कमजोर हुआ तो उनके जो सेनापति या जो बड़े जागीरदार होते थे वो कमजोर शासक की हत्या करके शासन अपने हाथों में ले लेते थे और नए राजवंश की स्थापना करते थे। इसी प्रकार जो है कि सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा। और सातवाहन वंश की नींव डाली जाती है। यह जो समय देख रहे हैं हम लगभग 60 ईसा पूर्व का है। अभी जो है कि डेट याद करना उतना आवश्यक नहीं है कि पेपरों में ये पूछा भी नहीं जाता है कि सातवाहन वंश का समय बताएं या किसने कब स्थापना की, ये सब नहीं पूछा जाता है। जो प्रमुख इस समय जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो संस्थापक, राजधानी और जो प्रमुख जो तथ्य बिंदु है महत्वपूर्ण वही पूछे जाते हैं। तो हम केवल उन्हीं को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है वासुदेव के द्वारा। तो इस प्रकार से सातवाहन वंश की नींव पड़ी। और राजधानी की बात कर लेते हैं तो ये जरूर पूछा जाता है कि सातवाहन वंश की जो राजधानी क्या थी? तो वह थी प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहाँ है? ये गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है और इसकी जो अवस्थिति अगर आप लिखना चाहेंगे तो औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक हुए वो सातकर्णी प्रथम हुए। तो सातकर्णी प्रथम, इनकी जो पत्नी का नाम था वह था नागनिका। और नागनिका का एक बहुत फेमस ही अभिलेख है नानाघाट, अर्थात नानाघाट अभिलेख का संबंध है नागनिका से। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और नानाघाट में हमको जानकारी मिलती है, इसमें मिलती है हमको भूमि अनुदान की जानकारी। भूमि अनुदान की जानकारी, भूमि अनुदान अर्थात जो शासक होते हैं वो ब्राह्मणों को जब जमीन अनुदान में देते हैं, जैसे कि उनने कोई यज्ञ कार्य किया तो बिना कर मुक्त भूमि उनको दान में दे दी जाती थी। तो इसका जो प्रथम भारतीय इतिहास में प्रथम जो लिखित साक्ष्य मिलता है तो वह मिलता है नागनिका के नानाघाट अभिलेख से। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि भूमि अनुदान का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख में मिलता है, तो नानाघाट अभिलेख में। नानाघाट अभिलेख का संबंध है नागनिका से और नागनिका का संबंध है सातकर्णी प्रथम थे और सातकर्णी प्रथम का संबंध है सातवाहन वंश से। और इन्होंने भी 2 अश्वमेध यज्ञ और एक रासु यज्ञ करवाए थे, जैसे कि हमने देखा था पुष्यमित्र शुंग ने करवाए थे, वैसे ही इन्होंने करवाए थे। अब एक शासक था हाल यह जो है 17वां शासक था। इसके बारे में केवल कुछ पुस्तक है जो जानना है, जैसे कि रचना इन्होंने की थी गाथा सप्तशती की। हाल ने की थी गाथा सप्तशती की रचना और इनके दरबार में रहते थे कौन? गुढ़ाढ्य ने की थी बृहत कथा की रचना। और एक अन्य इनके दरबार में विद्वान रहते थे कातंत्र। तो कातंत्र ने कौन सी की? सर्ववर्मन की रचना की। इस प्रकार से ये हाल खत्म हो गए। और अब देखते हैं सातकर्णी गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो माता का नाम था वह था गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री के नाम का अभिलेख मिलता है नासिक अभिलेख। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। तो सातवाहन वंश में हमने देखी कि 2 महत्वपूर्ण अभिलेखों की जानकारी मिलती है। तो नानाघाट अभिलेख जो किसका है? नागनिका का। और नासिक अभिलेख जो किसका है? गौतमी बलश्री का। उपाधियों की बात कर लेते हैं तो गौतमी सातकर्णी की अक्सर उपाधियां पूछी जाती हैं। तो इनकी जो उपाधियां हैं, एकमात्र ब्राह्मण। हम देखते हैं कि इससे पहले जो हमने वंश देखा था शुंग वंश, वह एक ब्राह्मण वंश था। उसके बाद आया कर्ण वंश, वह भी एक ब्राह्मण वंश था। और सातवाहन वंश, यह भी एक ब्राह्मणी वंश था। तो ब्राह्मण वंशों की एक श्रृंखला चली आ रही है इस समय भारतीय इतिहास में। तो इसको एकमात्र ब्राह्मण भी बोला जाता है और वेदों का आश्रयदाता बोला जाता है। ये प्रमुख जो उपाधियां हैं, वेदों का आश्रयदाता भी इसको बोला जाता है। वर्ण व्यवस्था का संरक्षक बोला जाता है, अर्थात जो ब्राह्मण होते हैं वो उनको वर्ण व्यवस्था से विशेष लगाव रहता है, हम देखते हैं आज भी। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि नहपान के बारे में अभी हम जब शकों का अध्ययन करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि क्षयराज वंश का नहपान था, उनको पराजित किया था किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। अब बात करते हैं अगले जो महत्वपूर्ण शासक है वशिष्ठीपुत्र पुलमावी की। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी का जो विवाह हुआ था वह हुआ था रुद्रदामन की पुत्री के साथ। तो रुद्रदामन के बारे में भी हम आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अमरावती जो बौद्ध स्तूप है,
अमरावती बौद्ध स्तूप का इन्होंने सब संवर्धन करवाया था। इससे पहले भी हमने देखा कि भरत स्तूप और सांची का स्तूप, तो उनका संबंध किससे है? उसका संबंध है पुष्यमित्र शुंग से, और इसका संबंध है अमरावती स्तूप का वशिष्ठिपुत्र पुलमावी से। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था पुलमावी तृतीय। और अंतिम शासक के बारे में जान लेते कौन था? पुलमावी तृतीय। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है इससे संबंधित, शीशे के सिक्के सर्वप्रथम, शीशे के सिक्के, अगर भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सिक्के के सिक्के किसी ने चलाए हैं तो वो सातवाहनों ने चलाए हैं। सातवाहनों के द्वारा शीशे के सिक्कों का प्रचलन किया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश ये हमारे लगभग हो चुके हैं। ये लगभग क्या संपूर्ण जो तथ्य इससे संबंधित है वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम देखेंगे अगली क्लासों में वाकाटक वंश और जो हमारे विदेशी जो आक्रमणकारी हैं शक, पहलव और यवन वगैरह, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।